बेटी से रिश्ता। कहानी मयंक और विभा की है। मयंक एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन विभा की जाति का ना होने के कारण विभा के माता पिता शादी के लिए नहीं मानते हैं। पर जब दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो क्या है विभा, 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन एक दिन नहीं गया कि तुम माँ पापा को याद कर परेशान नहीं होती। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम सब भूल जाओ। कोई नहीं भूल पाता है मयंक, माँ पापा को कोई कैसे भूल सकता है। तभी सास का फोन आता है। मान लो विभा से बात कर लो, आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा विभा, मैं आ जाऊं? हम दोनों चलेंगे तेरे माँ पापा के पास। बोलो। ना माँ जी, वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा। आखिर आप भी मेरी माँ ही तो हैं। अरे सुन लेंगे ना यार, कोई बात नहीं, बोलेंगे ही ना। चलो माँ, मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज विभा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। बहुत दिनों से इसके सर पर लगातार दर्द हो रहा है। अरे हाँ, ले जा बेटा, सर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी ना बहू सोचती बहुत है। मयंक माँ का फोन रख देता है और दोनों कार से अस्पताल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अस्पताल जाते हैं, विभा को स्ट्रेचर में नर्स उसकी माँ को लेकर जा रही दिखती है। मयंक, माँ, मयंक वो मेरी माँ है। इतने सालों बाद दिखी भी तो इस हाल में मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे रुको, कहीं वो लोग तुम्हें देखकर और परेशान ना हो जाए, या फिर तुम्हें कुछ बोल ना दे विभा, तुम फिर परेशान हो जाओगी। मयंक कैसी बात कर रहे हो, वो माँ है मेरी। विभा पास खड़े अपने चाचा चाची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वाह, तेरे जैसी बेटी जिसकी हो वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। वैसे पार्क में पैर फिसला है तेरी माँ का, रीढ़ की हड्डी टूटी है। रिद्धि को चाची की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। शायद वो सुन ही नहीं रही थी कि चाची क्या कह रही थी। वो सीधे माँ के कमरे में जाती है। कौन है आप? ये मेरी माँ है, मेरा नाम रिद्धि। रिद्धि नाम है ना आपका? दर्द में भी ये आपका ही नाम ले रही थी। हाँ, ये सुनते ही रिद्धि का कलेजा मुंह में आ जाता है। ये वही माँ है जिसने कड़े शब्दों में ये कह दिया था कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। फिर रिद्धि का पति मयंक भी वहां आ जाता है। सामने खड़े होते हैं रिद्धि के पिता। पापा, क्या हुआ माँ को? वो पार्क में गिर पड़ी, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। रिद्धि पिता की तरफ देखती है, लेकिन पिता मुंह फेर लेते हैं। पता है मयंक, माँ दर्द में मेरा नाम ले रही थी। मेरी माँ मुझे याद कर रही थी मयंक। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, देख लेना। हाँ रिद्धि, हम मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे, उन्हें फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन भैया कहाँ है? रिद्धि पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पापा, भैया कहाँ है? वो अमेरिका में है, वो नहीं आ पाएगा। रिद्धि फिर माँ की ओर ध्यान कर लेती है। उस पूरी रात रिद्धि माँ को देखती खड़ी रहती है। पिता मन ही मन सोचते हैं, जब इतना ही प्यार था तो क्यों चली गई किसी एक अजनबी के लिए हम सभी को छोड़कर। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। आपकी वाइफ को होश आ गया है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी नहीं, वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रही है। रिद्धि बेटा, तुम अंदर चली जाओ। माँ रिद्धि को देखकर रोने लगती है। बेटा, माँ के गले लग जा। मैंने तो सोचा था तेरा चेहरा देखे बिना ही मर जाऊंगी। ऐसे कैसे? भला मैं अपनी माँ को कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? माँ उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। रुको माँ, मैं हूँ ना, मैं पिलाती हूँ पानी अपनी माँ को। कोई और नहीं आया? तेरी चाची चाचा आए थे माँ, पर शायद मुझे देखकर चले गए। जाने दे, इस वक्त भी पुरानी रंजिश देख रहे हैं। और रंजिश भी कैसी? माँ अपनी बेटी से नाराज ही तो थी। रिद्धि अब पूरे समय माँ के साथ रहती है। उनके हर काम को करने में उनका सहारा बनती है। फिर एक रोज, आज आपको चलने की कोशिश करनी थी, लेकिन हमारे फिजियो के डॉक्टर नहीं आए जो आपको पकड़कर चलाते। तो फिर आज डॉक्टर साहब, मैं हूं ना, मैं माँ को चलने में मदद करूंगी। रिद्धि माँ को चलाती फिराती, उनके खाने पीने का ख्याल रखती।
ये लो दवाई खाओ। नहीं, मैं रिद्धि के हाथ से खाऊंगी। ये क्या बात होती है, रिद्धि के हाथ से क्यों? वैसे भी अब कल से तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, फिर तो मैं ही हूँ जो भी हूँ। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। पापा, मैं बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर के पास गई थी। ये दवा तुम्हारे पापा नहीं बताएंगे, लेकिन वो मुझे दवाई दे रहे थे। कल से मेरी छुट्टी है ना। लेकिन ये तो गलत दवाई है पापा। इतनी ढेर सारी दवाई है ना, इसलिए भूल हो गई होगी। नहीं नहीं माँ, सिंपल तो है। मैं बाहर जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा छुट्टी कराने। अगले दिन पिता अस्पताल से माँ को ले जा रहे होते हैं कि रिद्धि बेटा, इतनी जल्दी किसी की छुट्टी नहीं हो पाती, ऐसे रीढ़ की हड्डी के मामले में। लेकिन तुम्हारी दिन रात की मेहनत ने तुम्हारी माँ को व्हीलचेयर में बैठने लायक बना दिया। बस इसी तरह 1 महीने और सेवा हो जाए तो क्या ये फिर से दोबारा पहले जैसे चलने लगेगी? हाँ, चलने क्या, दौड़ने लगेगी। अब क्या था, पिता कुछ सोच में पड़ जाते हैं कि रिद्धि कहती है, माँ मेरे साथ मेरे घर चलो, 1 महीने मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। नहीं, चलना है तो तुम चलो अकेली। उस लड़के के लिए ना हमारे दिल में जगह है ना घर में। पैसे वाला होगा तो अपने घर का। पास खड़ा मयंक रिद्धि को इशारा करता है। तुम जाओ रिद्धि, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत ज्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। रिद्धि भी माता पिता के साथ मायके चली जाती है। वो माँ की सेवा दिल लगाकर करती है। पिता भी रिद्धि को माफ कर देते हैं और फिर 1 महीने बाद, देख रिद्धि, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सच कह रहे थे डॉक्टर कि मैं तो दौड़ भी सकती हूँ। बस माँ, तो अब मैं चलती हूँ। मयंक और मुन्ना मेरे बिना न जाने कैसे होंगे। अरे क्या जरूरत है जाने की, यहीं रुक जा। या फिर नहीं पापा, उस दिन आपकी शर्त मैंने सिर्फ माँ की हालत देखकर मानी थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगी जब मेरे पति को भी इज्जत से बुलाया जाएगा। पिता समझ जाते हैं कि बेटी क्या चाहती है। फिर एक रोज, अरे रिद्धि देखो तो दरवाजे में कौन है? रिद्धि दरवाजा खोलती है तो सामने माँ पिता खड़े होते हैं। हाथ में होता है ढेर सारा गिफ्ट। कहाँ है मेरे दामाद जी? मयंक और रिद्धि माता पिता को देखकर खुश हो जाते हैं और माँ मुन्ने को गले लगा लेती है। लुधियाना की सुनील और उसकी बीवी रीटा एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक दिन रीटा की भाभी उसके घर आती है। रीटा, तुझे तो पता है तेरा भाई कुछ नहीं करता, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी, बेटी भी बड़ी हो गई है। तू तो बुआ है, कुछ मदद कर सकती है तो कर देना। कहाँ पैसे हैं भाभी, बस समझ लो किसी तरह हम लोग भी दिन काट रहे हैं। 2 ही तो कार है और मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। अब उसके लिए कार लेनी है तो 10 लाख का खर्चा तो लग ही जाएगा। तभी वहाँ सुनील आ जाता है। अरे शशि, क्या है, तू हमेशा पैसों के लिए परेशान क्यों रहती है? वैसे क्या जरूरत थी बेटी की शादी इतने बड़े घर में तय करने की? अरे पैसे नहीं थे तो ऐसे ही कर देती कहीं शादी। इतने बड़े होटल में क्यों कर रही है शादी? लेकिन यहाँ तो मामला शादी का है, डेट तय है। दरअसल तेरे भतीजे के पीएफ के पैसे आ गए हैं पर उसमें देर हो रही है। जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं तेरे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है, हम लोग सोच कर बताएंगे। तभी वहाँ भतीजा आ जाता है। फूफा जी, आप लोग ही मदद कर सकते हैं, वरना फिर कैसे काम होगा, समझ
सुनील से पैसा लिया है क्या? नहीं भाई, सिर्फ बात की है, तो राहुल की दे देगा। वो लोग मदद करने वालों में से नहीं है, और मदद कर भी दे लेकिन समाज में गा गा कर हालत बुरी कर देते हैं। गाली दीजिए ना भाई, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बेटी की अगले हफ्ते शादी जो है। शशि की बेटी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही सुनील का फोन भतीजे के पास आता है। हाँ भाई, शादी तो हो गई हम लोगों की दुआ से। अब देख, ऐसा ही फायदा होता है पैसे वाले रिश्तेदार हो तो। मेरे वक्त पर हम कैसे खड़े हो गए थे? मेरा पैसा लौटा दे भाई। जी, मैंने पीएफ के लिए अप्लाई कर दिया था, उसके नोटिफिकेशंस मैं आपको भेज दूंगा। मुझे लगता है 10 दिन में पैसे आ जाने चाहिए। जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। और ना जी ना, कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है अंकल, बस 10 दिन का समय दे दीजिए। अभी हफ्ता भी पूरा नहीं होता कि भतीजी के पास उसके गांव के दूर के चाचा का फोन आता है। और बेटा क्या बात है, सुनील के कोई पैसे ले रखे हैं तो दे क्यों नहीं देता? हाँ चाचा जी, बात तो हुई थी, 10 दिन का वक्त मांगा है, उम्मीद है हो ही जाएगा। अरे फोन कर रहा है, रोज बता रहा था कि बेटी की शादी में मदद की थी। अब क्या है ना, भले ही शादी 10 दिन रोक देते, लेकिन सुनील से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। याद है ना, मधु की मदद करके कितना बदनाम कर दिया था उसने पूरे घर को सोसाइटी में। हाँ चाचा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि उन लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए थी। कई लोगों के फोन आ चुके हैं। वही रीटा अपनी भाभी को फोन कर देती है। क्या है भाभी, कब पैसे लौटाओगी? पता है ना ये कितना बोल रहे थे, तुम्हारे बोलने पर मैंने पैसे दिए हैं। भाभी अब तो आपके बेटे की कार बेच दो और हम लोगों के पैसे दे दो। अरे लेकिन रीटा, बात तो 3 महीने की हुई थी ना, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए पैसा लिए। थोड़ा तो सब्र करो। नहीं नहीं भाभी, वैसे मेरा बेटा टिक्कू आ रहा है आप लोगों के घर रहने के लिए, उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, समझी? भाभी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो बेटे से बात करती है। अरे माँ, इन लोगों से मदद लेकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि कैसे इन लोगों के पैसे जल्द से जल्द देना। तभी डॉलर बजती है और रीटा का बेटा टिक्कू घर में आता है। आओ बेटा, मामी के घर पहली बार आए हो रहने? आप पापा बोल रहे थे कि आप लोग पैसे का ब्याज तो दे नहीं पाओगे, तो तब तक मैं यहीं रह लूं। और हाँ, मैं एसी के बिना नहीं सो पाता। आप लोग अपना देख लेना और पैसे जल्दी लौटा देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। रीटा का फोन शशि के पास आता है। भाभी पैसे कब तक दोगे? बेटी की विदाई के बाद शशि के घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वो हर वक्त बेटे से उसके पीएफ के पैसे पूछती, और पीएफ यानी कि सरकारी का आजकल में पूरा 1 महीना और बीत जाता है। भाभी मैं और ये अमेरिका जा रहे हैं, घूमने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कर दूँ। पता नहीं कैसे। तभी सुनील का फोन भतीजी के पास आता है। देख माना 3 महीने की बात हुई थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन अभी मुझे पैसों की काफी जरूरत है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो पैसे मैंने किसी से ब्याज में पकड़ लिए हैं। तू हर महीने 4 लाख का 20,000 ब्याज डाल देना मेरे अकाउंट में। लेकिन भतीजा काफी परेशान हो जाता है। वो ऑफिस से शाम को घर आता है कि माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? बेटा माँ को सही बताता है। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है कि तभी बेटे का मोबाइल पर मैसेज बजता है। माँ, पीएफ के पैसे आ गए हैं। और ऑनलाइन ही सुनील के पैसे वापस कर देता है। भला हो कर पाएगा। लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई, मदद हमेशा उन लोगों से दो जो मदद के बदले आपसे मदद में दी गई रकम ही वापस दो, ताकि समाज में आपकी इज्जत। बेटी की विदाई।
कहानी एक ऐसी बेटी की विदाई की है जिसके मायके से जाने का मकसद कुछ और ही था। क्या है माँ, कितनी सिंपल शादी की है मेरी। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। अरे बेटा, कैसे तेरी शादी धूमधाम से कर दी। तुझे कहा तो था कि 1 साल रुक जा, थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाता तो अच्छे से कर देती शादी। अभी अभी तो तेरे पिता का देहांत हुआ है। दुनिया तो बातें बना रही है कि पिता की मौत को 6 महीने नहीं हुए और बेटी को लव मैरिज करने की पड़ी है। बोलने तो जो बोलते हैं बोले, मैं किसी से नहीं डरती। अरे पर बेटा, बात तो सही है ना, कुछ दिन तो रुक जाती। वाह, क्यों रुक जाती? और मयंक को कोई और लड़की पसंद आ जाती तो क्या करते माँ, बोल। बेटा, ऐसे डर कर क्यों रहना? अगर वो तेरे लिए 1 साल नहीं रुक सकता था तो शादी करके तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब बस माँ, लेक्चर कम दो ना। पापा की तबीयत काफी वक्त से खराब थी, सभी जानते थे कि उन्हें जाना है। फिर मयंक और मेरी शादी की उम्र भी तो हो रही थी। माँ क्या बेटी से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मेघा के पिता का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। पिता से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले मेघा के भाई को कुछ होश ही नहीं रहता। बेटा आकाश, कब तक ऐसे पापा को याद करता रहेगा? जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा। हाँ, जैसे तुम और मेघा बढ़ गए। लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आई। पापा को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों ने घर पर मंडप सजा दिया। माँ को पता था कि आकाश इस बात को 10 बार बोलता है, वो उसे समझाती भी तो क्या। बेटा, मेघा को लड़का पसंद था, फिर पापा भी तो मेघा की शादी को लेकर चिंता किया करते थे ना। और देख, मयंक है भी कितना अच्छा लड़का। दहेज में 1 पैसा नहीं लिया और शादी भी कितनी सिंपल थी। बेटा आकाश माँ के इस बर्ताव से दुखी हो जाता है। वो वहां से चला जाता है। वहीं मेघा ससुराल जाती है, जहाँ मयंक कहता है, देख मेघा, साफ बात है, मेरे घर में माँ तो है नहीं, पापा भी साथ नहीं रहते। मैं भी बिजनेस और काम के चक्कर में तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, तो देख ले तू क्या करना है। मेघा जो घूमने फिरने की शौकीन थी, वो अब 4 दीवारी में बंद कर रह जाती है। वो सोचती है कि क्या करे, कैसे शादी के पहले जैसी जिंदगी एंजॉय करे। मयंक, मैं माँ के घर जा रही हूँ, तुम 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिन में 4 बार तुझे लेने और छोड़ने आऊँ, समझी? ये क्या हो गया है मयंक? शादी से पहले तो बड़ा प्यार था, अब ऐसी भाषा। मेघा माँ के घर जाती है। जिस मेघा को पिता के घर पर खूब अच्छा खाने पहनने मनचाहा घूमने मिलता था, वो मेघा पति के राज में बंद कर रह जाती है। मेघा के मायके में उससे मिलने उसकी मामा की बेटी आती है। हाय मेघा, ये क्या पहना है? कोई डिजाइनर साड़ी नहीं ली? हाँ, वो क्या है ना, घर पर ही हूँ तो ये सिंपल सी। ये वही मेघा है जो सोने के लिए भी महंगे महंगे पजामे पहना करती थी। क्या हो गया मेघा, पति के पास पैसे की कमी है क्या? अब क्या था, मेघा को खुद पर गुस्सा आने लगता है। तभी मामी बोल पड़ती है, मेघा, वैसे बड़े शहर की लड़की थी तू, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे छोटे से शहर में शादी कर ली? वहाँ ना अच्छा पहनावा है ना अच्छा खान पान। हाँ, वो क्या है ना, मयंक का बिजनेस वही है तो इसलिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं घूम तो आया कर। अब मेघा क्या कहती कि मयंक के पास पैसे नहीं है, कहाँ तो इतना घूमने फिरने की शौकीन मेघा। अब क्या करें सबके जाने के बाद। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मयंक से शादी करके। मैंने तो पापा का जाना भी नहीं देखा। मयंक जो पैसा दिखाया करता था वो पैसा उसके पास है ही नहीं। ऊपर से छोटा शहर, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ना कोई मॉडर्न कपड़ा पहनो, ना कहीं घूमने जाओ। माँ, मेरी जिंदगी तो किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई है। देख बहन, अब यहाँ तो कुछ है नहीं। पापा के जाने के बाद तुरंत तेरी शादी के कारण सब लोग हमसे नाराज हैं। अरे तो मैं कौन सा कोई बहुत खुश हूँ? मैं भी तो जैसे तैसे लाइफ काट रही हूँ। अरे तो की क्यों शादी? कोई तेरी उम्र भी इतनी नहीं हो रही थी, तब तो लव मैरिज के चक्कर में तूने शादी कर ली और अब रो रही है कि शहर छोटा है, मयंक के पास वो पैसा नहीं है जो वो दिखाया करता था। क्यों? अब वो तेरा पति है, वो जिस हाल में रखे रह, समझी? जो बात माँ को समझानी चाहिए थी वो भाई समझा रहा था।
लेकिन लालची मेघा को अब मायके में रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा। कारण आराम और महंगी शौक। बेटा, बहन का फोन आया था। वो बोल रहा था कि खाना नहीं खा पा रहा है ढंग से, तो मेघा को भेज दे। भगा रही हो? साफ साफ बोल दो कि ससुराल चली जाओ। क्यों नहीं रखा जा रहा है क्या बेटी को? अरे कैसी बात कर रही है मेघा, तू तो मेरी औलाद है, क्यों नहीं रखूंगी तुझे भला? तेरा ही तो घर है ये। लेकिन वाह, जब मेरा घर है तो रहने देना। वैसे भी कौन सी पापा की नाक रही है कि बेटी शादी के बाद मायके में आ पड़े तो कट जाएगी। तभी भाई आता है। देख मेघा, बहुत हो गया तेरा। जिंदगी कोई खेल नहीं है जो तू जैसी मर्जी वैसे करे। किसी के घर की बहू बनकर गई है तो वहाँ की भी निभानी है ना। बकवास मत करो, घर पापा का है और मेरा भी हक है। मैं कल ही वकील बुलाकर बात करती हूँ। माँ के तो पैरों तले जमीन ही हिल जाती है कि ये क्या बोल रही है। वो बेहोश होने ही वाली होती है कि बेटा उन्हें थाम लेता है। माँ क्या हो गया? प्लीज परेशान ना हो माँ। अरे बेटा, समझ में नहीं आ रहा इस लड़की की परवरिश में मैंने कौन सी कमी छोड़ी। ये जैसा कहती गई मैं करती रही। तो मैंने कौन सी गैर कानूनी बात कर दी है? जो है वही तो कहा। क्यों? अरे बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। इस घर को उन्होंने बहुत ही जतन से बनवाया था। मैं इस घर के टुकड़े नहीं होने देना चाहती हूँ। नहीं होगा माँ। ठीक है, तो वकील को लेकर आना चाहती है ना? ठीक है, लेकर आ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पापा पर लाखों का कर्जा था जो मैं चुका रहा हूँ, उसका आधा कर्जा तू चुकाएगी। तभी वहाँ मयंक आ जाता है। मेघा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। आए दिन तुम मायके में पड़ी रहती हो। मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने घर और परिवार से ज्यादा जरूरी बड़ा शहर पसंद है। वैसे तुमको ना ये बात शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना। मेघा को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। कहाँ तो उसने एक ऐश की जिंदगी सोची थी, लेकिन हाय रे, ये क्या हो गया। नहीं प्लीज, आप लोग ऐसी बात ना करो। मैं कहाँ से पापा का कर्जा भरूंगी? मैं, तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? मैं घर चलती हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मेरी विदाई कर दो।